देखिए, यहाँ अगला केस स्टडी है। ठीक, पश्चिमी देशों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है ना, मिसबिहेवियर, ठीक, यौन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की समय सीमा खत्म करके अग्रगामी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ चल रहे आंदोलन का प्रभाव भारत में भी द्रष्टव्य होने लगा है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है ना। उक्त आंदोलन से प्रेरित होकर के आपके समक्ष एक महिला शिकायत लेकर आती है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके साथ तब दुष्कर्म किया जब वह 17 वर्ष की थी एवं चुप न रहने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। ठीक, अब वह न्याय चाहती है एवं त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही है। ठीक है ना। ऐसे में उस अधिकारी ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है और आज्ञा का पालन न करने पर आपको भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी है। ठीक है ना, क्लियर। उक्त परिस्थिति में आपके समक्ष उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख कीजिए। विकल्पों के गुण दोषों की चर्चा करते हुए सर्वोत्तम विकल्प बताएं। जैसे यहाँ क्या है कि पश्चिमी देशों में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता था या यौन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ समय वो जो आवाज उठाने की समय सीमा खत्म करके अग्रगामी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई पहले से ही इस तरह का प्रयास किया जाए। तभी वहाँ इसी मुद्दे को देखते हुए एक महिला जो है एक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत लेकर के आती है दर्ज कराने को, और फाइनली उस अधिकारी ने महिला की शिकायत न दर्ज करने पर आदेश दे दिया है और ये भी कहा है कि आज्ञा जो पालन नहीं करेगा उसको भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया जाएगा। ठीक, अब परिस्थितियां कुछ इस तरीके के हैं। अब इनके बारे में क्या करना है इनको देखते हैं। दिया हुआ उपयुक्त केस स्टडी महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों को सबके सामने लाने हेतु स्वयं उनके द्वारा चलाए गए एक अभियान के साथ ही सिविल सेवक की नैतिकता, समानुभूति, महिलाओं के कल्याण के प्रति उसकी अभिवृत्ति जैसे गुणों का परीक्षण करने से संबंधित है। जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्लियर। यहां क्या है कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बाद भी जो सिविल सेवक की नैतिकता है, ठीक है ना, महिलाओं के प्रति जो समानुभूति, ये कल्याण के प्रति उनकी अभिवृत्ति है, ठीक है ना, उस सब के गुणों का भी परीक्षण इस उसमें किया जा रहा है। क्या है, उक्त परिस्थिति में मेरे समक्ष उपलब्ध विकल्प निम्नलिखित हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात मानकर मैं इस मामले के प्रति उदासीन रहूं कि भाई पुलिस अधीक्षक ने कह दिया है कि ऐसा है कि चुप ही रहना है, इस मैटर में कुछ भी करना नहीं है, तो मैं क्या रहूं, न्यूट्रल रहूं। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा कि अपना स्थानांतरण किसी अन्यत्र स्थान पे करवा लूं। अच्छा ये है कि मुद्दे की संवेदनशीलता और अपने ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए मैं क्या हूं, घर छोड़ करके भाग गया हूं। बात तो यही हुई, ठीक है ना, कि अपना स्थानांतरण अन्यत्र किसी स्थान पर करवा लूं। ठीक, क्लियर। तीसरा क्या कि उस महिला के पक्ष में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करूं। ठीक है ना, क्लियर। मतलब उस महिला के पक्ष में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई मैं करूं। मतलब महिला का पक्ष मैं देखूं और अधिकारी का पक्ष ना देखूं, और तुरंत ही उस अधिकारी के खिलाफ जिसने ऐसा चेष्टा किया है उसके खिलाफ क्या करूं, कार्रवाई करूं। ठीक, और महिला को न्याय दिलवाऊं। ठीक, चौथा ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले के संदर्भ में अवगत कराकर महिला की शिकायत दर्ज कराना। ठीक है ना। इन चारों में से सबसे उपयुक्त आपको क्या लगता है? चौथा वाला, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। प्रथम विकल्प क्या है? प्रथम विकल्प उदासीन रहने से है। इसमें यह कहा है कि प्रथम विकल्प को चुनने से न केवल यथा स्थिति बनी रहेगी, ठीक, बल्कि संभव है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा पालन करने पर विशेष कृपा भी मिल जाए। ठीक है ना, क्लियर। किंतु इससे एक सिविल सेवक की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक,
ऐसा करने पर लोक सेवकों में कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक है ना। साथ ही महिला की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, महिला की भी सुरक्षा पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जाहिर सी बात है। अगर देख लिया जाए कि हम उदासीन रहें, इससे क्या होगा कि अगर वो महिला जा रही है थाने में और अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रही है और पुलिस थाना उदासीन है, कुछ भी कार्रवाई करने से बच रहा है, तो क्या महिला और महिला समूह, ठीक, इनके प्रति इनको पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा? विश्वास रहेगा? नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। क्योंकि बात यही रहेगी कि भाई कभी भी ऐसा होगा तो हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा। ठीक, एक छवि जो बनी वो छवि क्या बनेगी, विपरीत बनेगी। और भविष्य में ऐसा भी कहा जा सकता है कि कभी भी इस तरह की कार्यवाहियों में उदासीनता ही देखी जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। आगे क्या है, द्वितीय विकल्प का फायदा यह होगा कि द्वंद्वों से छुटकारा मिलेगा। भाई क्या है कि हमने ट्रांसफर अपना करवा लिया, ठीक है ना, अब जो भी द्वंद्व थे वो क्या हुए, समाप्त हुए। हमारी टेंशन तो छूटी, अधिकारी से भी हम बचे, महिला से भी बचे। कोई हम दूसरा मैटर निपटाएंगे दूसरे जिले में। ठीक है ना, क्लियर। किंतु इसको सबसे बड़ा दोष यह है कि मेरी पलायनवादी प्रवृत्ति का पता चलता है। ठीक है ना, आप भगौड़े हो गए, मतलब आप में स्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, आप पलायनवादी प्रवृत्ति के हो। ठीक, क्लियर। साथ ही यह मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लीडरशिप क्वालिटी आपके में अंदर नहीं है। ठीक है ना, लीडर क्या होता है कि वो संघर्ष से लड़ता है, समस्याओं का निदान करता है और नेतृत्व क्षमता होता है। ठीक है ना, जिससे कि उस पर बेस्ड लोग, उसके अधीनस्थ उनकी बातों को क्या करें, सुने। ठीक है ना, क्लियर। आप ही भागने लगोगे तो आपके अधीनस्थ क्या समझेंगे, क्या आपकी छवि सही रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक, तीसरा विकल्प है, तीसरा क्या है कि भाई हम क्या करें कि त्वरित कार्रवाई कर दें महिला की बात सुन करके। ठीक है ना, क्लियर। तीसरा विकल्प को चुनने से न केवल महिला को न्याय मिल सकेगा, बल्कि एक अधिकारी के रूप में मेरे कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, निष्पक्ष जन सेवा के प्रति समर्पण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारतीय संविधान में सबको समान माना गया है, अतः अपराध सिद्ध होने पर एक अधिकारी को भी सामान्य लोगों की तरह ही दंड मिल सकेगा। ठीक है ना, वही इस विकल्प को चुनने से मुझे व्यक्तिगत हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक, साथ ही मेरे खिलाफ अनियमितता, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर मेरी छवि खराब किया जा सकता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात, जैसा कि उस अधिकारी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप आप पे लगेंगे और आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे आइए, चतुर्थ विकल्प उचित प्रतीत होता है। ठीक है ना, क्लियर, कि आपने अपने से बड़े अधिकारियों को संज्ञान में इस मैटर को दे दिया। ठीक है ना, क्लियर। चतुर्थ विकल्प, इससे न केवल महिला को न्याय मिल सकेगा, बल्कि उसके सम्मान की रक्षा की जा सकेगी। और वो तो हमने कर दिया, वो तो हम पिछले विकल्प में भी कर रहे थे, लेकिन आत्मरक्षा करना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना, ये पक्ष पूरा नहीं हो रहा था, इस पक्ष को पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि व्यक्तिगत हानि उठाने की संभावना भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपस में मिले हुए हो, किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये भी हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी आपस में मिले हुए हो, ये इनकी हेल्प करता हो, उनकी हेल्प करता हो, और जितने अधीनस्थ हैं सबको क्या किनारे कर दे, दरकिनार कर दे उनकी बातों को।
लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। साथ ही इस मामले में आवश्यकता, ठीक है ना, साथ ही इस मामले में आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय एवं मीडिया का भी सहयोग लिया जा सकता है, ठीक, जिससे इस विकल्प की संभावित कमियां दूर की जा सके, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि चतुर्थ विकल्प क्या है, सर्वोत्तम है, ठीक है ना। इसके माध्यम से सभी पहलुओं को साधा जा सकता है। इसके अलावा इस विकल्प को अपनाने से विभाग को भी लाभ होगा, क्योंकि पीड़ित के पक्ष में विभाग द्वारा अपने ही किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे विभाग की महिलाओं के यौन शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, उसको क्या किया जा सके, ठीक है ना, साधा जा सके। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई, अगला है आप एक इंजीनियर हो, ठीक है ना, आप क्या हो, एक इंजीनियर हो, तथा आपके निर्देशन में फ्लाईओवर बनाने पर क्या चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। इस दौरान आपको उच्च अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, ठीक, क्लियर, कि समय पर कार्य पूरा करना है। भाई जाहिर सी बात है, आप एक इंजीनियर हो और एक फ्लाईओवर का आपके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। आपके बड़े अधिकारी जो हैं उनमें से किसी एक ने निर्देश दिया कि भैया काम जो है समय से ही क्या करना है, पूरा करना है, ठीक। अब आगे आइए, आपने अपना पूरा प्रयास किया कि कार्य समय पर खत्म हो, परंतु जब कुछ कार्य शेष रह गया था तब आपने पुल का निरीक्षण किया और पाया कि पुल की गुणवत्ता सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, ठीक। इससे भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना है, ठीक, एवं कई लोगों की जान भी जा सकती है। अतः आपने उक्त पुल का उद्घाटन करने के लिए स्वीकृति नहीं दी, ठीक है ना, क्लियर। आपके उच्च अधिकारी एवं संबंधित मंत्री पुल पर आवाजाही शुरू करने की स्वीकृति देने के लिए आप पर क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ठीक। आपके मना करने पर आपको निलंबित करने एवं आपके परिवार को हानि पहुंचाने की धमकी भी दी गई है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार की नैतिक दुविधाओं का सामना करेंगे, आपके समक्ष उपस्थित विकल्पों का उल्लेख करें और प्रत्येक के गुण दोषों की चर्चा करते हुए बताएं कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। इसका मतलब यह है कि पुल बिहार उहार का ही होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, पूर्ण संभावना, ठीक। आप अधिकारी ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, जो वहां के उसमें चले गए हो। आइए देख लेते हैं इंजीनियर साहब क्या करते हैं, ठीक। आप अगर होते तो क्या करते, जैसे आग अगर इस उस पे हो कि आपके रहते पुलिस, जैसे आपको अधिकारी, आप इंजीनियर हो, ठीक, आपके निर्देशन में पुल का निर्माण हुआ है और आपको पता ये चल जाए आखिरी क्षण कि पुल की क्वालिटी क्या है, खराब है, ठीक है ना, और आप पर अधिकारी क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि अब पुल का निर्माण हो चुका है, फीता कटना बाकी है, मंत्री जी का कॉल आ रहा है बार बार, अगर अनुमति आपने नहीं दी तो आप तो जाओगे ही, आपका परिवार भी क्या होगा, जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आप क्या करोगे, हैं, किसको समझाने का प्रयास करोगे, अधिकारी, हाँ, बस एक मुद्दा ये, दूसरा मुद्दा और बताइए भाई। इन्होंने समझाने का प्रयास किया अपने जो भी अधिकारी थे, ठीक, क्लियर। और कोई विकल्प सोचने से ही आएगा, वहां तो आपको अनसीन मैटर आ जाएगा, केस आ जाएगा, आपको स्टडी करके स्टेप्स खुद, विकल्प खुद तलाशने हैं। और क्या विकल्प लेने पर, ये देखिए केस स्टडी में क्या क्या करना होता है, ये सबसे पहले आपको विकल्प तलाशने रहते हैं,
तीन चार विकल्प आप तलाशें और उन तीन चार विकल्पों के बाद आपको हर विकल्प का उत्तर देना पड़ेगा कि इस विकल्प को हम क्यों नहीं चुन रहे हैं और इस विकल्प को ही हम क्यों चुन रहे हैं। आप देख लीजिए अभी तक केस स्टडी में आपने क्या सीखा, यही सीखा है कि किसी में 2 विकल्प निकलना है, किसी में 4 निकलना है, तो सबका आपने क्यों चुना किस विकल्प को, और बाकी तीनों अगर क्यों नहीं चुना तो वो भी वाजिब कारण बताइए। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी तक तो एक ही विकल्प आया। दूसरा कि परिवार वालों को वहां से सुरक्षित जगह पे रख दें। हाँ, वहाँ के जो आम जनता है मतलब उनको इसके बारे में बताएं या तो मीडिया पे दें, उसके लिए कोई मतलब प्रदर्शन करे ध्यान नहीं। हाँ, आप क्या करना चाहेंगे? तो क्वालिटी तो बता ही रहा है कि क्वालिटी आखिरी दिनों में पता चल गया। हाँ, नहीं, इंजीनियर को तो पता है, तभी तो वो अनुमति नहीं दे रहा है। नहीं, इसमें ये कहा गया है वो मैटर ही नहीं है। मैटर यहाँ दे दिया है कि ऐसा है कि उसने क्या किया है कि गुणवत्ता पाया कि पुल की गुणवत्ता सही नहीं है, उसको ये पता चल चुका है। चलिए आइए आइए देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, उपयुक्त केस स्टडी में कर्तव्य पालन, ठीक है ना, ईमानदारी, जनहित और व्यक्तिगत हित में व्याप्त द्वंद्वों को प्रतिबंधित किया है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या, पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। ठीक है ना, मतलब एक है पब्लिक इंटरेस्ट, एक है पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है ना, एक जनहित और दूसरा क्या, आत्महित। ठीक है ना, व्यक्तिगत हित जिसे कह रहे हैं। ठीक है ना, उन दोनों में द्वंद्व है। ठीक है ना, कि अपना अपने को बचाएं, नौकरी तो जाएगी ही, परिवार पे हमले की भी बात कही जा रही है। ठीक, दूसरा क्या, दूसरा है भाई अनुमति दे दें। ठीक है ना, अगर अनुमति देते हैं तो पब्लिक के हित जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां दोनों चीजें देखनी है। ठीक, ईमानदारी और कर्तव्य पालन भी देखना है। आइए देखते हैं। मैं इंजीनियर के रूप में पुल के मानकों को पूरा न कर पाने की स्थिति में पुल के उद्घाटन एवं पुल पर आवाजाही का आदेश नहीं दे सकता। ठीक है ना, उपयुक्त स्थिति में मेरे समक्ष नैतिक दुविधाएं, ठीक है ना, नैतिक दुविधाएं यानी हमारी इथिकल डायलेमास होंगी। क्या क्या, पहला क्या, व्यापक जनहित बनाम व्यक्तिगत हित। ठीक है ना, व्यापक जनहित, जनहित का मतलब व्यापक है, ये व्यापक यानी ब्रॉड वे में है। ठीक है ना, क्लियर। अगर लोग पुल टूटा तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग मर सकते हैं, हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। और दूसरा हित कौन है, व्यक्तिगत, पर्सनल। पर्सनल हित अगर हम देखें तो हम जा रहे हैं और हमारा परिवार जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन भाई वहां हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक, और वहां हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है ना, आगे आइए। तो इन दोनों में हमारा क्या है, डायलमा है, इथिकल डायलमा है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है पदीय दायित्व, जो आपकी पोस्ट की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दायित्व आपका ईमानदारी और कर्तव्य बनाम उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन। ठीक है ना, पहले तो यह है कि जो आप जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट पे आप क्या अपने पद की गरिमा रख रहे हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य परायणता है। मतलब क्या, जो दायित्व मिल रहा है आपको, लाइबिलिटी मिल रही है। आपको लाइबिलिटी क्या मिली है,
लायबिलिटी ये मिली है कि आप क्वालिटी को चेक करो, पुल की गुणवत्ता को देखो, और पुल की गुणवत्ता न सही होने पे आप चलने की अनुमति नहीं दे सकते हो। ठीक, और उसके बनाम क्या है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया क्या करो, पुल को आवाजाही करवाओ उस पे। ठीक है ना, तो यहां भी एक सोशल एथिकल डायलेमा है। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या, कार्य की गुणवत्ता बनाम समयबद्धता, यह भी है। ठीक, समय हमारे पास कम था और उसी कम समय में हमको जो कार्य करना था वो क्या था, गुणवत्तापूर्ण था, और जो कि नहीं हुआ है। ठीक है ना, यहां भी एक डायलेमा। फिर उसके बाद, उपयुक्त स्थिति में मेरे समक्ष उपस्थित विकल्प निम्नलिखित हैं। अब विकल्प कौन कौन आए, ठीक, और फिर बताना है कि कौन कौन से विकल्प क्यों सही हैं और विच वन इज एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है ना, क्लियर। जानिए, दिया हुआ है पहला, उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बात मान लेना। ठीक है ना भाई, अधिकारी हमसे उच्च हैं, ठीक है ना, उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है। ठीक, लेकिन यहां जानकारी की बात नहीं है। ठीक है ना, यहां आपको पता चल चुका है कि पुल की क्वालिटी क्या है, खराब है, और अगर अधिकारी दबाव डाल रहा है और अगर उसकी बात मानेंगे तो पुल तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है ना, क्लियर। और जनता व्यापक रूप से क्या होगी, प्रभावित होगी, क्षतिग्रस्त होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बात मान लेना, तो पहला तो गलत नजर आ रहा है, ऐसे ही दूसरा आ जाइए, उच्च अधिकारी की बात न मानकर इस विषय को मीडिया के माध्यम से उठाएं ताकि उच्च अधिकारी तथा मंत्री पर उचित कार्रवाई का दबाव पड़े। ठीक है ना, क्लियर। तीसरी कार्रवाई देख लीजिए, स्थानांतरण करवा के इस स्थिति से छुटकारा पा लेना। फिर वही पिछला वाला मुद्दा आ गया कि आपका पलायन प्रवृत्ति, ठीक है ना, आप में पलायन कर जाने की बार बार प्रवृत्ति आ रही है, मतलब स्थितियों से आप समझौता करना नहीं चाहते, आप संघर्ष नहीं करना चाहते हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में नहीं है, नेतृत्व क्षमता आप में नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब आप, ये भी एक आपके पास विकल्प है, लेकिन ये विकल्प हमेशा से क्या होगा, गलत होगा। ठीक, आगे आइए, वस्तु स्थिति की गंभीरता को बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट सौंप कर उच्च अधिकारी से लिखित आदेश मांगना। ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्या है, वस्तु स्थिति की गंभीरता को बताते हुए आप गंभीरता बताए, ठीक, और विस्तृत रिपोर्ट सौंप कर उच्च अधिकारी को लिखित आदेश मांगना इत्यादि। ठीक है ना, ये जो है ये बिल्कुल क्या नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है। आप अपना कर्तव्य करते हुए, ठीक, सारा दोष किस पर डालोगे, ऊंचे अधिकारी पर, उन पर यह डाल दोगे कि सरकार सोचना सब आप ही को है कि भविष्य में मैं क्या साफ साफ दिखा सकूं कि मैंने पुल रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आपकी आज्ञा थी, इस वजह से आपका दबाव था, इस वजह से मुझे अनुमति देनी पड़ी। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आ जाइए, देखते हैं क्या क्या विकल्प था। पहला विकल्प क्या था, उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बात मान लेना। तो आइए प्रथम विकल्प देखते हैं। प्रथम विकल्प चुनने से आवाजाही समयानुसार शुरू की जा सकेगी। ठीक है ना, क्लियर। और आज्ञा पालन जैसे मूल्य को सुनिश्चित किया जा सकेगा। एक मूल्य तो हमने नैतिकता का दिखा दिया, क्या कि आपकी परमिशन को, अपने उच्च अधिकारी की परमिशन को माना, यह भी मूल्य में है। ठीक है ना, लेकिन गलत माना यह मूल्य नहीं है। ठीक, इसके अलावा व्यक्तिगत हित को भी साध लिया। ठीक है ना, पर्सनल इंटरेस्ट अपना पूरा। ठीक, वहीं इस विकल्प में यह दोष है कि इसके व्यापक जनहित को अनदेखी कर देना। ठीक है ना, साथ ही कार्य की गुणवत्ता की क्या करना, उपेक्षा करना। हमें पता भी है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है, फिर भी हमने क्या कर दिया, आवाजाही शुरू करवा दी, उपेक्षा कर दी। ठीक, आगे आइए। इसके अतिरिक्त मेरे नैतिक गुणों यथा कर्तव्य पालन, ईमानदारी,
ठीक है ना, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, ऊपर चला गया। यही है ना। हाँ ये है ना शायद। ठीक, इसके अतिरिक्त मेरे नैतिक गुणों, कर्तव्य पालन, ईमानदारी और संवेदनशीलता का भी क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक, क्लियर। आइए दूसरा विकल्प, कुछ हद तक ठीक प्रतीत होता है। इस संदर्भ में, ठीक है ना, इस संदर्भ में तार्किक रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, किंतु मीडिया के माध्यम से ऐसा करने से गोपनीयता का क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक है ना भाई, मीडिया को अगर पता चल जाए तो वो बाल का खाल कर देगी। ठीक है ना, वहां से भी कुछ निकालने लगेगी। ठीक है ना, फिर ये देखिए वो देखिए, मीडिया ट्रायल और दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो उसमें कोई चीज निश्चित नहीं रह जाएगी, कोई विकल्प नहीं निकलेगा। ठीक, आवश्यक है, किंतु मीडिया के माध्यम से ऐसा करने से गोपनीयता का उल्लंघन है, स्वयं है कि सेवा नियमावली का भी क्या हो, उल्लंघन हो। ठीक, किसी भी मुद्दे की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना, और मीडिया को इसमें संलग्न नहीं करना। अगला ये तीसरा विकल्प सर्वाधिक आसान है। भाई हम क्या हो गए, पलायनवादी प्रवृत्ति में आ गए। ठीक, चौथा विकल्प आ जाइए। चौथा विकल्प दिया हुआ है कि एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट सौंपने से वस्तु स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। हमने अधिकारी को अपने ऊंचे क्या कर दिया, रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है ना, ऐसा संभव है कि उच्च अधिकारी को स्थिति की गंभीरता क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है ना, मतलब वो रोक लें मुद्दे को और वह अपना आदेश बदलते हुए जनहित को ध्यान में रखें। यदि ऐसा नहीं होता है तो लिखित आदेश के रूप में उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है ना, कि आदेश आप द्वारा था, ना कि मेरे द्वारा, जिससे कि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो उससे जवाब तलब किया जा सके। तो उपयुक्त आप देखें कि किस तरीके से इस मैटर को क्या किया गया, सॉल्व किया गया। ठीक है ना, क्लियर, कि मतलब आप हर उसमें देख रहे हो कि क्या है कि हम लोग किसी भी मैटर को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर उसके पूरे घटनाक्रम पे 4 विकल्प बना रहे हैं। ठीक है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि आप 4 ही विकल्प बनाएं, आप 2 विकल्प भी बना सकते हैं, 3 विकल्प भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ विकल्प आपने निर्धारित कर लिए। ठीक, कि ऐसा करते तो ये होता, ऐसा करते तो ये होता, ऐसा करते तो ये होता। ठीक, और उसी के आधार पर एप्रोप्रिएट जो विकल्प हो, अल्टरनेटिव हो, उसका चयन करें। ठीक है ना, क्लियर। जैसे हमने उस दिन बताया था क्या, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड। ठीक है ना, परख सबकी करो, ग्रहण शुभ की करो। तो जो आपके लिए नैतिक है, इथिकल है, सबके लिए हितकर हो, वो विकल्प का चयन करेंगे आप। ठीक है ना, क्लियर, ये चीजें। अगला आइए, अगला दिया हुआ है, ये मुद्दा काफी छाया रहता है, आजकल सुर्खियों में भी रहता है, ठंडी के मौसम में खासकर देखने में आता है। ठीक, हर वर्ष उत्तर पश्चिम राज्यों में, ठीक है ना, पराली दहन से, ठीक है ना, पराली आप लोग जान रहे होंगे, जो कृषि अवशेष रहते हैं, ठीक है ना, पराली से निकला दूषित धुआं सर्दियों के मौसम में आसपास के शहरों में स्मॉग की समस्या उत्पन्न कर रहा है। सबको पता है कि स्मॉग क्या होता है, स्मॉग होता है स्मोग प्लस फॉग। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कृषि से उत्पन्न वेस्ट होता है, जैसे कृषि से जो आपके लाभदायक चीजें होती हैं वो आप निकाल लेते हो, बाकी वेस्ट क्या कर देते हो, जला देते हो। ठीक है ना, जब आप जलाते हो, उसी जो जला रहे हो उसको क्या कहते हैं, पराली कहते हैं। अगर आप पराली जलाते हो तो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है ठंडी के मौसम में। ठीक है ना,
वातावरण में वो जा करके एक लेयर जैसा बना देता है। आप जानते हो कि ठंडी में इस हमारा फॉग भी होता है, ठीक है ना, कोहरा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये इधर से स्मोक और इधर से फॉग, दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, स्मॉग, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो है ये आपके द्वितीयक प्रदूषण के क्षेत्र में आता है। जैसे आप लोग अगर प्रदूषण वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया भी जाता है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है ना। तो ये किस में आता है, आपके द्वितीयक प्रदूषक में आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो आ जाते हैं फिर से, ठीक। इससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जो श्वास रोगी होते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं या पल्मोनरी पेशेंट्स होते हैं, पल्मोनरी यानी फेफड़े से संबंधित, ठीक है ना, जो भी पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट्स काफी क्या करते हैं, उनको दिक्कत होती है, ठीक है ना। खासकर एलर्जी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अस्थमा। अस्थमा पेशेंट्स भी उसमें क्या होते हैं, दम घुटने लगता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। प्रदूषित वायु के संपर्क में आने से अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए वही चीज आ भी गई, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये किस तरह का रिस्पॉन्स है, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एलर्जी समझते हैं क्या होता है, एलर्जी। एलर्जी को एक वर्ड में अगर कहना हो तो हम लोग कहेंगे इन्फ्लेमेशन। क्या, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन, एक हिसाब से, ठीक है ना। आप नहीं कहते हो हमें इनसे एलर्जी है, इनको दूर रखिएगा, मतलब क्या कि ये नापसंद है, इनसे जलन हो गई है हमको, इन्फ्लेम्ड कर रहे हैं, ये आने पे सामने ज्वाला इनसे छूट रही है, यानी एलर्जी है भाई, दूर रखो इनको, है कि नहीं है, क्लियर। तो एलर्जी, एलर्जी दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। जैसे अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है। अस्थमा क्या है, एलर्जी है, ठीक है ना, क्लियर। किसी वायु से, ठीक है ना, मतलब प्रदूषित वायु हो उसमें सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों को पराली दहन न करने के लिए कहा है, किंतु राज्यों द्वारा उदासीन रवैये के कारण इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए। केंद्र सरकार ने तो एक जारी कर दिया अपना, ठीक है ना, लेकिन राज्य सरकार उस एक्शंस पर क्या है, उदासीन है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में, ठीक है ना, दिया है अखबारों में पराली जलाने की खबरें प्रकाशित होने लगी हैं। एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा है। किसान पर्याप्त जागरूकता एवं आवश्यक आधारभूत संसाधनों के अभाव में पराली जलाने को विवश हैं, ठीक, जबकि इससे पर्यावरण ह्रास हो रहा है, ठीक। आपको इस संदर्भ में सरकार द्वारा गठित बोर्ड के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है ना। सरकार ने आपको पराली से निपटने, जो पराली समस्या है जलाने की, उससे निपटने की के लिए जो उच्च स्तरीय समिति बनाई है उसका अध्यक्ष बनाया है आपको, और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है कि आप क्या क्या निर्णय लोगे जिससे कि प्रदूषण भी ना फैले प्लस किसानों के भी हित प्रभावित ना हो। यहां दोनों आयाम हमको देखने हैं। पहला आयाम क्या है कि प्रदूषण, वातावरण शुद्ध बना रहे, पर्यावरण प्रभावित ना हो, दूसरा कृषि प्रभावित ना हो, किसान प्रभावित ना हो, ठीक है ना, क्लियर। ये दोनों आयाम हमको देख करके अधिकारी के तौर पर निर्णय लेना है। अब क्या है, कैसे है, इसमें नैतिक निहित मुद्दों की पहचान कीजिए और उपरोक्त परिस्थिति से निपटने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, ठीक है ना, क्लियर। आप इस सिचुएशन से निपटने के लिए सजेस्ट कीजिए कि क्या क्या होगी चीजें। दिया हुआ है उपरोक्त विषय वस्तु सर्दियों में पराली दहन से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या से क्या है, संबंधित है। इससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही पर्याप्त जागरूकता के अभाव में किसान खेतों में बचे अवशेषों को
उचित उपयोग करने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है ना। अब भाई वेस्ट जो किसान बचा ले रहा है, ठीक है ना, अब उनका कहाँ उपयोग करें, ठीक है ना, जलाना ही एक उसके पास क्या है, विकल्प है। ठीक है ना, क्लियर। तो वो भी एक समस्या है। इसी तरह समस्या का सबसे बुरा प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों जैसे बुजुर्ग, वृद्ध, गरीब आदि पर ज्यादा पड़ता है। इस परिस्थिति में नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं उत्पन्न जो हो रहे हैं। पहला क्या, स्वस्थ जीवन के मौलिक अधिकार की उपेक्षा। जाहिर सी बात है कि जो भी धुआं होगा, स्मॉग की कंडीशन आएगी, तो जाहिर सी बात है अस्थमा के पेशेंट्स मेनली कौन है, बुजुर्ग हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बुजुर्ग ही हो, आजकल यंग एज में भी अस्थमा हो जा रहा है। ठीक है ना, जो भी हमारे फेफड़े सेंसिटिव जिसके हैं उन्हीं को अस्थमा हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ये भी एक तरह का फ्लू जैसी ही कंडीशन आ जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए, पर्यावरण नैतिकता का उल्लंघन। हम सबको क्या है, जीने का अधिकार है। ठीक है ना। अगर स्वच्छ वायु नहीं हमारे आसपास है तो ये हमारे जीने के अधिकार, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 की क्या है, उपेक्षा है। ठीक। साथ ही पर्यावरण नैतिकता का उल्लंघन, ये भी हमारा क्या है, ये हमारे वेलफेयर स्टेट्स की संकल्पना के बाहर जा रहा है कि नहीं है। आर्टिकल 48, ठीक है ना, क्लियर, उसमें भी जा रहा है। पर्यावरणीय न्याय के बाधित होने से सामाजिक न्याय में भी क्या हो रही है, बाधा हो रही है। ठीक। उसके बाद हमारा दिया है कि जागरूकता के अभाव में कृषकों के सामाजिक आर्थिक हित भी क्या हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। ठीक। सरकारों का उदासीन रवैया लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों की क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। भाई सरकार अगर न्यूट्रल रहेगी तो लोक सेवक क्या करेंगे, ठीक है ना, उनके बुनियादी मूल्य क्या हो रहे हैं, उपेक्षित हो रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं, सरकार द्वारा गठित बोर्ड का अध्यक्ष होने के कारण समस्या के नैतिक और व्यवहारिक पक्षों का ध्यान में रखते हुए समस्या के तात्कालिक और दीर्घकालिक, एक तो तुरंत का और दीर्घकालिक की देर काफी दिनों तक, ठीक है ना, संदर्भों को सुझाया जाए। और सर्वप्रथम तात्कालिक दृष्टि से निम्न सुझाव देना आवश्यक है। क्या क्या, पहला, शहरों में प्रदूषण या स्मॉग को उस अधिकतम स्तर पर पहुंचने से पहले तुरंत रोकने का प्रयास किया जाए। पहले तो सबसे पहले कार्रवाई किस पे, किसानों पे ही होनी चाहिए। ठीक है ना, उनको कहा जाए, समझाया जाए कि भाई प्रदूषण हानि हो रही है, मौसम ही ऐसा है, आप जलाओगे तो तुरंत क्या होगा। आपने देखा होगा पेपर ऊपर में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोक लगाई। तो तात्कालिक कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि रोक ही लगाना है हमको। ठीक है ना, क्लियर। रोकने का प्रयास जिससे स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए ऑड इवन फॉर्मूला, ठीक है ना। कार पूलिंग, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग आदि को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में स्मॉग बनने के कई कारण होते हैं, एक पराली जलाना तो है ही, प्लस गाड़ियों से जो निकले वेस्ट हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण में एक लेयर बना रहे हैं। और अंततोगत्वा कभी कभी जब बारिश होती है तो एसिड रेन की भी संभावना बन जाती है। ठीक है ना। आप देखिए कि अगर लेयर जा करके ऊपर बना हुआ हो किसका, एक सल्फर डाइऑक्साइड का और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और वाटर बने, वाटर अगर गिरे, जल गिरे, वर्षा हो, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, एसिड रेन। इसको क्या कह रहे हैं, एसिड रेन कह रहे हैं। ठीक है ना। तो वो भी स्मोक तो बना रही हैं, वो भी हमारे स्मोक, उससे भी स्मोक जा रहा है। तो ऑड इवन कंसेप्ट जैसा कि दिल्ली ने जारी किया था, ठीक है ना, कि ऑड इवन, जिसका नंबर ऑड हो वो एक दिन गाड़ियां निकालेगा, जिसका नंबर इवन हो वो एक दिन निकालेगा। तो ऑड इवन कंसेप्ट गाड़ियों का, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद कार पूलिंग, ठीक,
सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, जैसे निजी परिवहनों की जगह हम लोग सार्वजनिक परिवहनों का क्या करें, प्रयोग करें, जो परिवहन है। ठीक। दूसरा है सरकारी अस्पतालों में अस्थमा आदि के मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल को पूरी तरह तैयार रहने का क्या करें, सुझाव दे दें। एक हम गाइडलाइन जारी कर दें, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर समय में अस्पतालों में सर्वाधिक मरीज किसके मिलेंगे, अस्थमा के मिलेंगे, क्योंकि माहौल ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिसेस किसकी तेज कर दें, अस्थमा पेशेंट्स की, ठीक है ना, क्लियर, उस तरह का माहौल हो। तीसरा क्या, केंद्र सरकार के, भाई अगर प्रैक्टिसेस रहेंगी तो दवाइयां उपलब्ध रहेंगी, और दवाइयां उपलब्ध रहेंगी तो तीव्रतम ही जो ही लोग प्रभावित होंगे त्यों ही उसका उपचार किया जा सकेगा, कम से कम स्थिति बद से बदतर नहीं होने पाएगी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पराली दहन रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने का तुरंत निर्देश देने का सुझाव। इन प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकारें किसानों को प्रोत्साहन राशि आदि दे सकती हैं, ठीक है ना, क्लियर, कि भाई ऐसा है जलाओ ना, हम आपको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। ठीक। अति आवश्यक पड़ने पर कुछ सीमा तक कानूनी कार्यवाही का भी सहारा लिया जाना चाहिए, मतलब थोड़ा कठोरता से भी पालन कराया जाना चाहिए कि भाई दैट पर्टिकुलर इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। आगे आइए, अति आवश्यकता पड़ने पर कुछ सीमा तक हो गया। साथ ही किसानों को पराली दहन के नकारात्मक पक्ष जैसे मृदा उर्वरता में कमी आना, ठीक, प्रदूषण आदि समस्याओं से क्या करना, परिचित कराया जा सकता है, ठीक है ना, कि भाई फर्टिलिटी में, सॉइल फर्टिलिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। आगे आते हैं, हालांकि उपरोक्त सुझाव समस्या के तात्कालिक दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका अस्थायी समाधान नहीं कर सकते। अस्थायी समाधान और दीर्घकालिक पक्षों को ध्यान में देखते हुए निम्न है। वो तो तात्कालिक थे, अब क्या है, दीर्घकालिक है, ठीक है ना, कि तत्काल में हम लोग क्या करेंगे, 2-3 काम करना है। पहला क्या, पहला कि भाई किसानों के पक्ष में देखें तो उनको प्रोत्साहन राशि जारी की जाए, नहीं तो थोड़ा कठोरतम कानून बना करके उनको रोका जाए, या ये किया जाए कि उनको जागरूक किया जाए कि भाई देखो सॉइल की उर्वरता कम हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, आपके भी बाल बच्चे और बुजुर्ग क्या होंगे, प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं ये किसानों को मनाया जा सकता है। दूसरा पक्ष ये करे कि क्योंकि इस समय पराली जलाने से एक ही दुष्प्रभाव आ रहा है, क्या, अस्थमा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पेशेंट्स की अनदेखी ना की जाए और अस्पतालों को क्या किया जाए, अस्पतालों को जागरूक कर दिया जाए कि भाई अपनी प्रैक्टिसेस किस ओर बेंट कर दिया जाए, अस्थमा पेशेंट्स की ओर, पल्मोनरी डिजीजेस की ओर, इस तरह से किए जाएं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब सुझाव हो गए किसके, ये हो गए तात्कालिक कारण। अब हमारे आ जाते हैं कैसे, जो दीर्घकालिक प्रयास हैं उनको देखते हैं। पहला दिया हुआ है, पराली दहन रोकने को किसानों के लिए लाभकारी बनाने का प्रयास करना होगा, जैसे पराली से बायो ईंधन बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना का प्रयास सरकार को करने का सुझाव। सरकार आज प्रयास कर रही है एक योजना के तहत, जिस योजना का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। याद कीजिए जब यूपी बायो ईंधन वाला मैं पढ़ा रहा था तो उस समय आप लोगों को बताया भी था कि वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से वेल्थ यानी आमदनी करना, ठीक है ना, उसमें